हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का द हिंदू वीकली रिवीजन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जहां हम लोग पूरे हफ्ते पढ़े गए द हिंदू के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को सार तौर पे डिस्कस करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और आज इस द हिंदू के वीकली डिस्कशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो देखते हैं क्या क्या खास रहा है इस वीक हम लोगों के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसेस ग्रेव कंसर्न्स ओवर राइजिंग डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। तो देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता व्यक्त की है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग ये क्लास वीकली तौर पर करते हैं बहुत सारी चीज़ समझने के लिए, पर ये क्लास उन लोग के लिए खास रहेगी जो लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो आपको रिवीजन यहाँ अच्छे से हो जाएगी। अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं तो यहाँ का आपको ब्रीफ चीज़ें ही पता लगेंगी। जैसे कि अब ये मामला था डिजिटल अरेस्ट का, ये क्यों सामने आया? क्योंकि दरअसल हरियाणा में एक बड़ी घटना हुई जहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति से 1.5 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट का स्कैम किया गया। अब डिजिटल अरेस्ट ऐसी कोई चीज़ है हमारे देश के लीगल कानून में है ही नहीं, लेकिन लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है, लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करके उनके अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर कर लिया जाता है, और ये एक बड़ा फ्रॉड बन जाता है। हालांकि डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और 2025 में अब तक 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गबन किया जा चुका है लोगों के साथ में, इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है। और 2024 में 1100 करोड़ का फ्रॉड लोगों के साथ किया गया था। तो पता चल रहा है कि साल दर साल स्थिति चिंताजनक है, और लोगों के साथ फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। और लोगों के साथ ये जो बढ़ता हुआ फ्रॉड है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासन है, पुलिस है, वहाँ कमियां मौजूद हैं, जहाँ चीज़ों को सुधार करने की जरूरत है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान व्यक्ति को कह दिया जाता है कि भाई आपने कुछ गड़बड़ की है, जिसका व्यक्ति खतरे में डर में आता है, चिंता होने लग जाती है। तो व्यक्ति को बोला जाता है कि ठीक है, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, आप हमारे साथ कॉपरेट कीजिए, बस कैमरा ऑन करके सामने बैठे रहिए, और कुछ भी हमसे पूछे बिना नहीं कीजिएगा, किसी से बात नहीं कीजिए, गेट और खिड़की दोनों ही बंद रखिए। जो व्यक्ति बात मान लेते हैं, बाद में उनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है, और कई दिन तक जांच पड़ताल, डॉक्यूमेंट्स मांगना, बैंक पासबुक्स वगैरह, OTP डिस्कस करना, जिसके बाद ये सब कुछ होता है। तो चिंताजनक स्थिति है और बहुत ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई फिलहाल मिस्र के जो विदेश मंत्री थे वो आए थे भारत, और प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। तो जब मिस्र के विदेश मंत्री भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तो कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई। जैसे कि एक महत्वपूर्ण विषय था फलस्तीन का। तो फलस्तीन के लिए कहा गया कि फलस्तीन के जिस तरह के व्यवहार हुआ है, उसकी वजह से भारत का IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रभावित हुआ है, और फलस्तीन के बिना इसको पूरा नहीं किया सकता। तो उसकी स्वायत्ता और स्वतंत्रता जरूरी है, जिसको विचार किया जाए। हालांकि शांति उस दौरान स्थापित हो रही थी, और अभी फिलहाल चीज़ों पर काम चल रहा है कि इसराइल और फलस्तीन दोनों के बीच में शांति स्थापित करा भी दी जाए। तो इन्होंने कहा था कि हमारी चीज़ें तभी पूरी हो सकती है जब फिलिस्तीन के माध्यम से चीज़ों को जोड़ा जाएगा। तो जो ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको 2023 में G20 समिट के दौरान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था। हालांकि चीज़ें शुरू तो हुई सितंबर में, बट अक्टूबर के महीने में ही गाजा और इसराइल के बीच में जिस तरह का संघर्ष शुरू हो गया, उसके बाद से चीज़ों में काफ़ी अटकलें लगी। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य है हमारे महाराष्ट्र यानी कि मुंबई बंदरगाह को UAE के जेबल अली बंदरगाह से जोड़ना, और उसके बाद हम इस मार्ग से होते हुए स्थल से जुड़ते इस पूरे के पूरे प्रायद्वीप को पार करेंगे, और अरब प्रायद्वीप को पार करके फिर आगे पश्चिम एशिया से गुजरते हुए पहुंच जाएंगे यूरोप तक। तो ये एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया जो एक कम लागत वाला रास्ता, और कम समय में हम लोग वस्तुओं का आदान प्रदान कर पाएंगे, और यहाँ भारत जुड़ेगा अरब प्रायद्वीप के माध्यम से वेस्ट एशिया होते हुए यूरोप से। तो यूरोप और भारत के बीच में कनेक्टिविटी के लिए अच्छा मार्ग है, जहाँ समुद्री क्षेत्र और जल क्षेत्र दोनों को ही शामिल किया गया। तो भारत चाहता है कि ये जल्द से जल्द पूरा हो। हालांकि काम जारी है, और इसी के साथ साथ प्रयास भी है सब चीज़ शुरू करने की, बट कहीं ना कहीं चीज़ें किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होती जा रही है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल था नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक नई यूनिट का उद्घाटन करवाया। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ गए, और उन्होंने यहाँ जाकर के इसका उद्घाटन किया था। तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल हो जाएगा अब, जहां आने वाले समय में अब तेजस जेट्स बनाए जाएंगे, और इसके उद्घाटन के साथ ही अब भारत की वार्षिक तेजस निर्माण क्षमता 24 यूनिट तक की हो गई है। क्योंकि जो ये बनाई गई है इन्होंने यूनिट नासिक वाली, यहाँ इसकी अकेली क्षमता एक साल में 8 तेजस जहाज बनाने की है। तो तेजस फाइटर जेट्स ये अकेला 8 बनाएगा, टोटल क्षमता हमारी हो चुकी है 24 जेट्स बनाने की, जो भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के तहत बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और कुछ खास पहलुओं को ये उजागर भी कर रहा है। ये एक ऐसी फैसिलिटी रहने वाली है जहां हम लोग तेजस MK1A जहाज़ों के साथ साथ ही यहाँ पर हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 को भी तैयार करेंगे। तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए काफ़ी विकासात्मक चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, जो कि भारत की ज़रूरत भी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिले लगातार चिंताओं में एक चुनौती बना हुआ है।
इसके साथ ही अगली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दिल्ली में ग्रैप का स्टेज 2 लगा दिया गया क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 क्रॉस कर गया। अब ग्रैप 2 लगाया गया क्योंकि एयर क्वालिटी खराब है और ये काम दिवाली से पहले ही कर दिया गया था। हालांकि दिवाली के बाद ये माना जा रहा है कि एयर क्वालिटी और खराब है, लेकिन अब जैसे ही ये 400 क्रॉस करेगा तो हम पहुंचेंगे ग्रैप के स्टेज 3 में और 450 क्रॉस करने ग्रैप के स्टेज 4 में पहुंचेंगे। जैसे जैसे ग्रैप के स्टेजेस आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबंध कड़े होते जाते हैं और प्रदूषण के लिए कार्य करने के अनेक प्रयास इस दौरान किए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें की तो जाती हैं, लेकिन वहाँ ये भी देखा जाता है कि कोशिशें हैं, लेकिन हर साल दिल्ली प्रदूषण से परेशान है और हर साल ही ग्रैप की अलग अलग स्टेजेस को इस प्रकार से ही लगाया जाता है। तो अभी फिलहाल चिंताजनक स्थितियां हैं, देखते हैं कि कहाँ तक मामला पहुंचता है और अलग अलग प्रतिबंध अभी दिल्ली को देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा एक खास न्यूज़ हमारे पास में ये थी कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने एक नई सफलता दर्ज की थी। दरअसल चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो ऑर्बिटर मून के आसपास रहकर के चीज़ों को समझने जानने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक खास घटना हुई और वो खास घटना थी कोरोनल मास इजेक्शन। अब ये जो कोरोनल मास इजेक्शन हुआ ये दरअसल सूर्य पर हुआ था और सूर्य पर जब ये कोरोनल मास इजेक्शन हुआ तो यहाँ पर कुछ परमाणुओं का विस्फोट देखा गया और सूर्य की जो स्थिति थी वहाँ पर कुछ स्थितियाँ गंभीर रूप से सामने आई। ये पूरी की पूरी घटना हुई और इस घटना जो हुई थी ये 10 मई 2024 को हुई थी। ऑर्बिटर ने ये डाटा इसरो के पास भेजा, इसरो ने इस पूरे डाटा को जाना समझा और इस डाटा को समझने के बाद इसरो ने ये बताया कि दरअसल जो कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य पर होता है उसकी वजह से चंद्रमा के बाहरी वायुमंडल पर भी प्रभाव पड़ता है और इसके कण जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। अब इन सभी चीज़ों को प्रस्तुत किया गया और ये चंद्रयान 2 की एक बड़ी सफलता भी है अपने आप में, क्योंकि 2022 में ये पूरा का पूरा मिशन लॉन्च हुआ था। 2022 में मिशन लॉन्च होने के बाद में अंत में कुछ फेलियर हो गया था क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये मिशन पूरा फेल नहीं था और इस मिशन की चीज़ें अभी तक जारी हैं और नई नई खोजें अभी तक ये हमें चंद्रमा और बाकी ग्रहों के बारे जैसे कि सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में इसने बताया, तो ये चीज़ें भी बड़ी खास रही हैं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि भाई फिलहाल केंद्र सरकार कुछ नए कानूनों पर विचार कर रही है जिसमें कि खास है एआई जनरेटेड कंटेंट। अब देखिए आजकल हम लोग का सोशल मीडिया का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सोशल मीडिया के मामले चाहे आप इंस्टाग्राम की बात कीजिए, चाहे फिर आप बात कीजिए यूट्यूब की या किसी और प्लेटफॉर्म की। अब बहुत सारी सामग्री जनरली रोज ही पोस्ट कर रहे हैं। अब जब बहुत सारी सामग्री पोस्ट हो रही है तो आजकल बहुत सारी वीडियोज़ और पिक्चर्स ऐसी पोस्ट की जा रही हैं जो AI जनरेटेड है। लेकिन दरअसल जब कभी भी ये AI जनरेटेड चीज़ों को पोस्ट किया था तो अब समय ऐसा हो गया है कि AI जनरेटेड और नॉर्मल वीडियोस की पहचान कर पाना बड़ा ही जटिल हो गया है। ऐसा लगता है कि AI जनरेटेड वीडियोस ही पूरी तरह से रियल लगती हैं हम लोगों को। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक नियम बना रही है और वो ये चाहती है कि जितना भी कंटेंट पब्लिश किया जा रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अगर वो AI जनरेटेड है तो वहाँ पर बताया जाना चाहिए कि ये कंटेंट AI जनरेटेड है, यानी कि लेबलिंग ज़रूरी है। अगर वो फोटो है तो भी, अगर वो वीडियो है तो भी, या फिर वो अगर कोई ऑडियो है तो भी, यानी कि कोई भी आप अपलोड कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट भी अगर AI जनरेटेड तो भी आपको बताना पड़ेगा। और अगर वीडियो का 10% पार्ट भी AI जनरेटेड है तो इस तरह ये ध्यान रखिए कि आपको ये ज़रूरी बताना पड़ेगा कि ये AI जनरेटेड है। तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा चाहे वो AI जनरेटेड, मेड विद AI, या फिर आपको वहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा डिजिटली अल्टर्ड, मतलब कुछ ना कुछ लेबलिंग हो जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि डिजिटली जनरेटेड है। क्योंकि दरअसल अब तक ये होता है कि जब लोग कोई वीडियो या फोटो देखते हैं तो लोग सच मान लेते हैं, जो भ्रामक होती है, लोगों के मन में गलत धारणाएं उत्पन्न करती है। तो लोग यहाँ भ्रांतियों से बचें, लोग सही चीज़ों को ही समझें और कोई वीडियो AI जनरेटेड है या नहीं, अगर लेबलिंग का काम हो जाएगा तो चीज़ें और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी और मामला नहीं गड़बड़ाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, सेलिब्रिटीज़ भी परेशान हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी परेशान हैं, आम लोग भी परेशान हैं, लोगों के साथ बहुत गलत गलत चीज़ें हो रही हैं। तो उसी मामले में सुरक्षा देने के लिए ये नियम आ रहा है फिलहाल देश में। इसके अलावा भाई भारत में 23 राज्यों को कवर करते हुए 2000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों को कवर करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए हमारा जो NHAI है वो अब काम कर रहा है। दरअसल NHAI कह रहा है कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ अगर दरारें हैं और गड्ढे हैं तो अब उनको तकनीकों के माध्यम से भरा जाएगा और तकनीकों के माध्यम से भरने के लिए कुछ नई चीज़ों को अपनाया जाएगा। तो जिन नई चीज़ों को अपनाने के लिए यहाँ बातचीत चल रही है उसमें कहा गया है कि भाई 3D सेंसर्स को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और 3D सेंसर्स यहाँ हम लोगों को इस मामले में मदद करेंगे। दरअसल NHAI कह रहा है कि अब हम लोग मैपिंग करेंगे जितने भी हमारे हाईवेज हैं ताकि वहाँ पर जो भी नुकसान की स्थिति है, गड्ढे हैं, पैथोल्स हैं, वो आपको देखने को ना मिले। और भारत में ये चीज़ हमेशा क्रिटिसाइज भी की जाती है कि सरकार पैसा तो पूरा लेती है लेकिन कहीं ना कहीं सर्विसेज देने में वो फेल रहती है। तो अब ये कहा गया कि देखिए एक गाड़ी तैयार की जाएगी, इसका मामले में एक व्हीकल तैयार किया जाएगा और जो व्हीकल तैयार किया जाएगा उस व्हीकल में सबसे पहली और खास चीज़ ये रहेगी कि उसके अंदर 3D लेज़र बेस्ड सिस्टम लगाया जाएगा और ये सिस्टम समझेगा सड़क की स्थिति कि वहाँ कितनी दरारें हैं, कहाँ दरारें हैं और साथ साथ ये भी समझेगा कि कितने गड्ढे हैं।
केवल इतना ही नहीं, जब ये चीज़ें पता लगेंगी तो इसी व्हीकल के अंदर जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे ये पता लगेगा कि जिन दरारों की और गड्ढों की पहचान हो रही है उनकी लोकेशन क्या है। और उसके बाद इस पूरे डाटा को कलेक्ट करते हुए अपलोड कर दिया जाएगा एक पोर्टल पे, जहाँ फिर एक्सपर्ट्स इसको समझेंगे, जानेंगे, और उसके बाद टीम जाकर इनको ऊपर काम करेगी और इसको लिए एक दीर्घकालीन नीति अपनाएगी, ताकि आगे आने वाले समय में और ऐसी दिक्कतें बिल्कुल भी देखने को ना मिले और चीज़ें और भी ज़्यादा सुरक्षित चलती रहे लोगों के लिए। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि गड्ढों की वजह से ना बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं भारत में। तो इस स्थिति को ठीक कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, इसके अलावा अगली खास बात ये है कि भाई केंद्र सरकार और लद्दाख के जो बॉडीज़ हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो बीते दिनों हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग के लिए काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई और हिंसात्मक प्रदर्शन हुए, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। बट अब फिलहाल लेह एपेक्स बॉडी और इसके अलावा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केंद्र सरकार से यानी कि गृह मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं कि हमें राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची दे दो। तो केंद्र सरकार ने साफ मना किया और गृह मंत्रालय का कहना है कि देखो, हम अगर विचार कर सकते हैं तो आर्टिकल 371 पे कर सकते हैं आपके लिए, कि अनुच्छेद 371 के तहत आपको जगह दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 371 में आप बात करना चाहते हो चीज़ें हो सकती हैं, वरना फिर चीज़ों को रहने देते हैं। इसके अलावा इन्हीं लोगों ने यानी कि जो बॉडीज़ हैं, इन्होंने ये भी मांग की है कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी बिना शर्त रिहाई कर दी जाए, और जितने लोगों की यहाँ जान गई है, नुकसान हुआ, उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। तो ये मांग है, फिलहाल चर्चाओं में रहा है केंद्र सरकार और बॉडीज़ के बीच में, बट आगे क्या होगा पता नहीं। बट 371 शुरुआत से एक ऐसा पहलू रहा है जो लद्दाख की मांग और सरकार दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर सकता है। इसके अलावा हमारा जो विधि मंत्रालय है उसने फिलहाल भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई से ये मांग की है कि आप ये बताइए कि आपके बाद ये पद कौन संभालेगा। दरअसल जस्टिस बी.आर. गवई एक लिमिटेड टाइम यानी कि 6 महीने के लिए ही इस पद पर नियुक्त हुए थे और अगले महीने इन्हें ये पद छोड़ना होगा। तो हर बार जब कभी भी ये स्थिति होती है तो हमारा विधि मंत्रालय एक पत्र लिखता है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को और ये पूछता है कि आपके बाद ये पद कौन संभालेगा। हालांकि वैसे तो उस पर सिद्धांत यही कहता है कि सीनियोरिटी का सिस्टम फॉलो किया जाएगा और सीनियोरिटी का सिस्टम को फॉलो करते हुए सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है और जो अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम है उस पर वर्तमान न्यायाधीश को ही मोहर लगानी पड़ती है। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से जब अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद जैसे ही अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पद छोड़ देंगे तो उसके बाद अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का काम शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी है जो हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि स्पीड पोस्ट के ऊपर हमारे देश में काम चल रहा है और स्पीड पोस्ट की जो सर्विसेज हैं फिलहाल 3 से 5 दिन में चलती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि स्पीड पोस्ट अब 1 जनवरी 2026 से 24 से 48 घंटे में ही डिलीवर हुआ करेंगे। एक पैनल बनाया गया है ट्रांसजेंडर इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाने के लिए। दरअसल एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जिनको ये परेशानी हो रही है कि उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। वो एक टीचर थे लेकिन ट्रांसजेंडर होने की वजह से निकाल दिया गया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की कि भाई चीज़ों को ठीक किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो बोला गया है कि भाई एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाइए जहां सभी के साथ समान व्यवहार हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर वो ट्रांसजेंडर हो। तो देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में साइन किया गया है जुलाई चार्टर, और जुलाई चार्टर का मतलब ये है कि 80 से ज़्यादा सुधार प्रस्तावित किए गए हैं बांग्लादेश की व्यवस्था में। आने वाले चुनावों के बाद माना जा रहा है कि ये सभी चीज़ों को लागू किया जाएगा और बांग्लादेश की नई दिशा निर्धारित करने में ये सारे सुधार आने वाले समय में सफल सिद्ध होंगे। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। 8.42 लाख केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग है और इसकी वजह से चिंताएं बढ़ती जा रही है और यही पेंडेंसी बताती है कि कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ठीक से नहीं निकल पा रही है और भारत के अंदर न्याय मिलने में लोगों की देरी होती भी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी दिवाली वाले दिन। दिवाली पर डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके प्रधानमंत्री को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन इस दौरान दोनों ने जब इन चीज़ों को सार्वजनिक किया तो एक अलग ही विरोधाभास देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दिवाली की बातचीत हुई है और भारत ने आतंकवाद का मुद्दा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोगों ने बात की है कि कैसे रशिया के तेल को स्थिति को खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि साल के आखिर तक वो तेल को खत्म कर देंगे और मतलब तेल के परचेज को पूरी तरह से रोक देंगे। तो अब यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट देखने को मिला और चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग अलग चली गई और भारत और यूएस दोनों के बीच में विवाद चल ही रहे हैं। तालिबान की स्थिति एक नए रूप में सामने आई है क्योंकि भारत ने अपने अफगानिस्तान में तकनीकी मिशन को अब दूतावास में बदल दिया है। भारत ने ऑफिशियली दूतावास यहाँ पर शुरू कर लिया और राजदूत को भी नियुक्त कर दिया। हालांकि मान्यता दिए बिना सारा काम हो रहा है और माना जा रहा है अफगानिस्तान के द्वारा कि अफगानिस्तान की दशा और दिशा को सुधारेगा, मानवीय सहायता को बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच में संबंध और व्यापार को भी प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा
अब फिलहाल असम के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि आने वाले विधानसभा के सत्र में लव जिहाद और पॉलीगमी यानी कि बहुविवाह को लेकर कानून बनाया जाएगा, ताकि शादी केवल एक ही हो और एक से ज्यादा ना तो किसी की पत्नियां हो और ना ही किसी के पति हो। इसके अलावा ईरान ने यह फैसला किया है कि वो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टेरर फाइनेंस में शामिल होगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसमें ये बात की जाती है कि ये कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ा हुआ है और प्रतिबंधों से छूट चाहता है, अपना आर्थिक विकास करना चाहता है, तो इसकी वजह से इसमें शामिल होना चाहता है। केरला 1 नवंबर को प्रोग्राम में ये अनाउंस करने वाला है कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अत्यंत गरीबी से मुक्त हो चुका है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया था कि केरल में जो अत्यंत गरीबी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.07% है, जिस मामले में केरल सरकार ने काफ़ी एक्टिवली चीज़ों को संभाला और एक्टिवली चीज़ों को संभालने के बाद में केरल सरकार ने लोगों के लिए काम किए और यहाँ पे 64,006 परिवारों के 1,03,099 लोगों को पहचाना, उनको पहचान करके उनके लिए काम किया, योजनाएं शुरू की उनके लिए। उनमें से 21,263 जो परिवार है उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको डॉक्यूमेंट बनवा के दिए। 3,913 परिवार ऐसे थे जिनके पास में घर नहीं थे, उनको नए घर दिए। 1,338 फैमिलीज को जमीन अलॉट की गई। 5,651 परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता दी गई घर को रिनोवेट कराने के लिए और 3,822 लोगों को इन्होंने जरूरी जीवन सहायता प्रदान करी। तो कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े प्रयास किए गए जिससे कि चीज सुधर पाई और अब 1 नवंबर को अत्यंत गरीबी से पहला मुक्त राज्य घोषित हो जाएगा केरल। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया नहीं जा रहे हैं। पहले बात चल रही थी कि आसियान समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए मलेशिया जाएंगे, पर मना कर दिया गया है। पहले दिन ऑनलाइन रूप से शामिल होंगे, बाद में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यहाँ शामिल होंगे प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में। 47th आसियान समिट होने वाली है, लेकिन क्वाड के देश और साथ साथ ब्रिक्स के देश भी यहाँ मौजूद रहेंगे, कुछ सारे नहीं। इसके अलावा हमारे जो इसरो के चीफ है वी नारायणन साहब, इन्होंने बताया है कि गगनयान मिशन का 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी जरूरी चीज़ों को पूरा करना बाकी है, यानी कि 2026 भी इसी प्रकार के विकासों से जुड़ा रहेगा, अलग अलग टेस्ट होंगे और 2027 में ये उम्मीद है कि हम गगनयान मिशन को लॉन्च कर पाएंगे। यूएन ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि गजा में भुखमरी की वजह से काफ़ी संकट है और महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लोगों को ज़रूरी सहायता नहीं मिल रही है और वहीं गाजा की महिलाओं और लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ना तो प्राइवेसी मिल रही है, ना ही साफ सैनिटरी पैड मिल पा रहे हैं और ना ही उनको पानी की सुविधा मिल पा रही है। चिंताजनक स्थितियां। जिस तरह की भुखमरी गाजा में हुई है, आने वाला समय बहुत ही प्रभावित रहने वाला है। बच्चों की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जा रही है और उनको जीवन भर सहायता प्रदान करनी पड़ेगी, ये स्थिति उनकी होगी। तो चिंताजनक चीजें हैं यहाँ पर जो बताई जा रही है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि पूरे देश में एसआईआर होगा और जो पहला फेज रहेगा उसमें 10 से ज्यादा राज्यों को शामिल करके एसआईआर कंप्लीट किया जाएगा और धीरे धीरे ऐसी अलग अलग फेजेस में राज्यों को शामिल करते हुए पूरे देश में एसआईआर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये था हमारे इस वीक का द हिंदू का इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ब्रीफ वाला जो वीकली रिवीजन क्लास थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टडी आईक्यू का एक नया बैच शुरू हुआ है, जहां आप सभी लोगों के 2027 की परीक्षा के लिए तैयारी कराई जा रही है। हमारा प्रतिज्ञा प्लस यानी कि P2I बैच है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों को यहाँ पर शामिल किया गया, तीनों की तैयारी करवाई जाती है। 1000 से अधिक घंटों की कक्षा आपको दी जाती है, जिससे कि आप लोग चीज़ों को आगे बढ़ा पाए और अच्छे से तैयारी कर सकें, सिलेबस कवर हो जाए, आंसर राइटिंग, CSAT, करंट अफेयर्स सभी की तैयारी हो। 1-to-1 मेंटरशिप में आपको पूरा मार्गदर्शन मिलता है कि तैयारी कैसे करनी है। बाकी साथ साथ टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल की पूरी सुविधा भी आपको दी जाती है। 11,000 का कैश प्राइस टॉप टेस्ट परफॉर्मर को मिलता है, जो स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जाता है और उसके अलावा आप लोग को पूरी फीस रिफंड की जाती है अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो एनरोल करना है KL लाइव कोड से। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट डिस्काउंट मिले तो उसके लिए KL लाइव कोड आपको बहुत हेल्प करेगा और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही मोड में अवेलेबल है फिलहाल ये बेस्ट। तो एनरोल कीजिए आज ही। इसके अलावा जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म पे और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपको फाइल्स भी मिलती है और हमारा डिस्कशन भी यही होता है। तो फिलहाल वीडियो कीजिए शेयर और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।